भी इस तरीके का नुकसान करते हो तो भाई आप उसके सबसे बड़े विरोधी बनते हो। दूसरा, आप उनसे इंटेलेक्चुअल जो उनकी डोमिनेशन थी आप वो भी छीन रहे हो। कैसे? बाय चेंजिंग द सिलेबस, बाय ब्रिंगिंग इन समथिंग फैक्ट बेस्ड और रिसर्च बेस्ड एनालिसिस। इन लोगों ने क्या किया था भाई, कोई एक फलाना जो राजा है उस किताब में जो भी आपने सिविक्स का बना दिया, हिस्ट्री का सिलेबस बना दिया, वो बना दिया, उसमें एक लाइन चलती रही, लेकिन अब वो चीज चेंज आ रही है तो वो बेचैन है ये लोग जी। तो इसमें तो एक मुख्य जो इस इतिहास की अगर हम बात करें तो उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके अलग अलग आयाम हैं, लेकिन एक जो चीज हमेशा उसको आगे बढ़ाया गया और बहुत सारे तथाकथित विद्वानों द्वारा माना गया कि अकबर तो महान थे, मतलब ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और औरंगजेब भी महान थे। इसमें किताबें लिखी गई हैं, पता नहीं कितने भाषण दिए गए हैं, लेकिन महाराणा प्रताप अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे, मतलब उनको सीमित कर दिया। तो ये जो एक बेसिक नैरेटिव है उसको उधेड़ा जा रहा है, उसको समाप्त किया जा रहा है। तो असली समस्या दो हैं। एक तो ये कि धर्मेंद्र प्रधान, आप और हम भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो परिवर्तन होने वाला है, बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं, उसमें देरी हो रही है। और कई तो मंत्री ऐसे थे, उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट में कहा कि आप बता दीजिए हमने कॉमा और फुल स्टॉप भी परिवर्तित किया है क्या। और आज ये परिस्थिति है कि चुपचाप परिवर्तन हो गया, लोगों को मालूम नहीं है, और इस बात को ये लोग सामने लाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वही तो उनकी नस दब रही है। तो अब आगे कैसे देखते हैं आप, ये जो कुछ हो गया उसकी एक पृष्ठभूमि है, ये आंदोलन है या कि एक अराजकतापूर्ण जो आयोजन है, तो आगे इसको कैसे देख रहे हैं कि इसके जो काउंटर इफेक्ट, जैसा आप शायद बता रहे हैं कि जो इन्होंने सोचा था वो लाभ इनको नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ब्लोबैक इफेक्ट मिलेगा, इनको इससे नुकसान होने वाला है, तो उसके बारे में जरा सा आप बताइए। तो देखिए, मेरा जैसे मैं तो उस वक्त भी एक बार पहले जब आंदोलन खड़ा किया था इन लोगों ने, मतलब आंदोलन का विरोध पूरे देश में भी, तब भी मैंने कहा था कि इससे इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि जो भी विपक्ष इस वक्त इनके साथ नजर आ रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूं वो अपने और सीट कम करवा रहा है, अपनी वोट कम करवा रहा है। ये मेरा बिल्कुल एक ऑनेस्ट फ्रैंक असेसमेंट है, एंड दैट इज वाई मैंने आज आलेख लिखा। उस आलेख को लिखने का मैंने उसमें जब ये हेडिंग दी है कि विपक्ष का वैचारिक दिवालियापन, वो मैंने इसीलिए दी है कि वो, क्योंकि उसमें कई लोग मेरे पुराने मित्र भी हैं, कि वे लोग इसको एक सकारात्मक आलोचना माने और इससे लेसन लें। मैंने उसको उनके बाद में बोल रहा हूं कि विपक्ष, देखिए, एक तो है कुछ समाज के जिनको एक आंदोलन करना है या एक्टिविस्ट फॉर्म के लोग करते रहते हैं, वे करते रहते हैं, उनका कोई बहुत बड़ा स्टेक इस तरह से नहीं होता। लेकिन विपक्षी दल, आप रिकॉग्नाइज विपक्ष हो जनता के, जनता ने आपको चुनकर भेजा हुआ है, ऐसे दलों को, ऐसे अव्यवस्थित अराजक विरोध प्रदर्शनों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। जब तक कि उसमें कोई विचारधारा का कोई लंबा आपके साथ कोई जुड़ाव महसूस नहीं होता, विपक्षी दलों को बहुत सावधान रहना चाहिए, खुलकर सामने आना, अगर उनका अपना अस्तित्व जिंदा रखना है। मेरा क्या मानना है कि आज की जो सरकार है, इसको कोई भी उचित विरोध या उचित विपक्ष मिला ही नहीं है, इसलिए जो आज की सरकार है वो बड़े आसानी से, मतलब अपनी चीजें आगे आगे करती चली जा रही है, लेकिन कोई पॉजिटिव आइडियाज के साथ, एक अच्छे ऑल्टरनेट के साथ इसमें आता, अच्छी बहस होती, और जो कुछ ये सुधार ला रहे हैं शायद उसमें और इम्प्रूव सुधार आता, या कहीं जो चीज हम नहीं चाहते थे वो रुक सकती थी। क्योंकि आप इतनी निगेटिव बातें कर रहे हो कि आपके साथ कोई भी जो समझदार व्यक्ति है वो आपसे जुड़ ही नहीं पा रहा है, और आप इतने कमजोर हो चुके हो। मैं दूसरी बात जो हाईलाइट करना चाहता हूं विपक्षी दलों के लिए, माधव जी, चिंता की बात यह है कि आज इनसे बड़ा ये कॉकरोच जो विरोध है, ये बड़ा हो गया, इनको उसकी जरूरत पड़ गई। आप ये सोचिए, इनके पास अपना मंच नहीं था क्या? इस मुद्दे को अगर ये उठाना चाहते, संसद में अपने वैचारिक तौर पर लेके जाते कि भाई ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सर लीक पेपर हो गया, ये बहुत बुरा है, इसमें पूरा जांच बैठा दी जाए, जो भी जिस तरह की जांच बैठाते हैं बैठा दें। उसके बाद डिमांड करते कि सर ये बार बार क्यों होता है, लाइए इस पर अपन संसद में डिस्कशन करते हैं। खाली विरोध नहीं, इसका इस्तीफा नहीं, आप डिस्कशन करिए ना भाई। इवन इफ यू आर इन अपोजिशन, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, पार्ट ऑफ रनिंग दिस इंडियन सिस्टम। आप जनप्रतिनिधि हो, आप कैसे उस चीज से अपने हाथ धो सकते हो भाई?
आप भी उतने ही जिम्मेदार हो जितना जितना प्रधान है। अगर आप सांसद में हमने आपको चुनकर भेज दिया है, चाहे विपक्ष में बैठे हो या कहीं बैठे हो, आप हमको रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपका काम है उन चीजों पर डिस्कशन करना, उनका एक सुझाव निकालना कि भाई ये उनके उपाय हैं, वो देना। आपको हमने इसलिए नहीं भेजा कि मजा के सिर्फ आप उंगली उठाकर किसी पे दोष लगाते रहो। उसका समाधान दीजिए। आप क्या समाधान दे रहे हो? तो इनके पास बहुत छता है, 2 लाइन 4 लाइन का एक वक्तव्य निकालते कि भाई ये नीट में जो कुछ हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, लेकिन सरकार ने क्योंकि दोबारा सक्सेसफुली करा दिया, मैटर इज क्लोज, चैप्टर इज क्लोज, लेकिन अब ये दोबारा ना हो, आइए इस पर बात करते हैं। आपने देश के कितने लोगों को वहां बुलाकर आपने पुलिस को पिटवाया। मतलब मैं ये कहता हूँ, देखिए माना कि कई जो छात्र छात्रा उनकी पिटाई होगी, सर अगर आप किसी भी सभ्य समाज के डेमोक्रेटिक सिस्टम से अगर आप आते हैं, ये थोड़ा बहुत 8-10-15 साल रह के आए ये लोग, तो ये भी सीख जाएंगे सर, इससे ज्यादा ठुकाई होती है वहां। और आपको अगर जनतंत्र को वाकई में जिंदा रखना है तो एक टाइम आ चुका है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजनशिप, इस पे काम करना पड़ेगा। सरकार को करना पड़ेगा, हमारे नागरिकों को करना पड़ेगा, ये जो विपक्षी दल है इनको करना पड़ेगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट होते हो तो क्यों ना ये देखा जाए भाई जिसने जो चीज नुकसान किया है उसका हर्जाना वही देगा, और क्यों ना दे भाई, उसका हर्जाना मैं क्यों दूं? अभी वहां से अगर उस वक्त मेरे कोई बुजुर्ग माता पिता या कोई भी रिश्तेदार वहां से निकल रहे होते और उन पे कोई चोट आ गई होती तो मैं किसको सू करता भाई? और किसी ना किसी को तो आई होगी। आप ये सोचिए ना कि आपने पुलिस में जो भी, वो भी तो हमारी बहन बेटियां ही है ना। आरएएफ में जो जिन लेडीज को ये लोग किस तरह कर रहे थे, पीट रहे थे, डंडा मार रहे थे, गालियां, और कुछ लड़कियों का वीडियो आया है वो मेल पुलिस को इंस्टिगेट कर रही हैं। मतलब आई एम अशेम्ड कि भाई ये लड़कियां हमारे समाज की हैं। तो आपने ये जो आंदोलन जो इसको कहना चाह रहे हैं, ये लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, साफ साफ दिख चुका है ये लोग अराजक तत्व हैं, कोई एम नहीं है। अच्छा, इंडियन आर्मी को गाली क्यों दे रहे हो भाई? मतलब आप मेरे को पता ही है, मतलब आपका इस तरीके के लोगों को आप इकट्ठा किए हो। फिर वहां खाना आ रहा है, खाना नाप शनाप आ रहा है, खाना इतना आ रहा है, कुछ लोग जाके बता रहे हैं कि सर खाना फेंका जा रहा है। भाई खाना कहां से आ रहा है? अब चाहे तो सरकार बंद कर सकती है। देखिए सरकार, हाँ एक तो वो, लेकिन कुछ चीजें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, मैं इसको बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपको मालूम ही था ऐसे लोग क्या कर सकते हैं। मैं भी अगर ऑफिसर होता और मैं इसके लॉन्ग टर्म में, तो मेरा भी इस टाइम लेट देम कम, मैं एक प्रोटेक्शन अपना लिमिटेड रखूंगा, और जब ये अपना असली चरित्र दिखा देंगे आम जनता देख ही लेगी, सारा मीडिया देख ही लेगा। तो आज आप देख लीजिए पूरे मीडिया में क्या बात हो रही है भाई, कौन कितने लोग हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबकी सिंपैथी इस वक्त पुलिस के साथ आ गई है, जितने भी संवेदनशील लोग हैं, कि भाई पुलिस डंडा खा रही है, पिट रही है। सर आप किसी ने ऐसा करना कभी भी, जिस भी डेवलप्ड कंट्री को आप मानते हो और जिससे आप डेमोक्रेसी सीख के लाए हो, जिनसे चुरा चुरा के आपने संविधान बनाया ना, उस किसी देश में चले जाइए, वहां के एक पुलिस ऑफिसर को आप धक्का या मार के आप करके देख लीजिए, आप करके देख लीजिए वहां क्या होता है। अरे सर पुलिस को भी वही नागरिक अधिकार तो उसके पास भी है ना साहब। वो यूनिफॉर्म में तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म में तो इसलिए वो आपसे ज्यादा जिम्मेदार है कि वो आपको बदतमीजी नहीं करने देगा। आप कैसे कह सकते हो? आप फिर उसके लोग में क्या कर रहे हैं? देखिए हमारा समाज कितना विकृत समाज हो चुका है। फिर एक वो वीडियो आ रही है जी, कोई सुप्रीम कोर्ट के कुछ लॉयर है, उसका एक अपना ग्रुप है, और उस लेडी जो उसको लीड कर रही है, वो दुनिया जानती है उसको, उसका नाम है इंदिरा जयसिंह। क्या बकवास कर रही है, हम ये करेंगे, हम उनको, अच्छा तो उसको तो बचाएगी, और जिस दिन कभी तुम्हारी ठुकाई करी तब तुम पुलिस के पीछे पड़ोगी कि हमको बचाने आओ। इस तरीके का समाज में विभाजन करने वाले लोग, सर ये मतलब इन एलिमेंट्स को तो देखिए देयर आर लॉट ऑफ वेज, बट मैं तो एक सिटीजन हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, लेकिन शायद वो जिम्मेदार लोग हैं जो अफसर हैं या सरकार के पद पे बैठे, वो ये काम कह नहीं सकते। लेकिन शायद अब समय आ गया है कि सर आपको ऐसे अराजक तत्व जो है ना वो पिन पॉइंट होने चाहिए। और ये जो जितने भी बच्चों से इन्होंने करवाया है, देखिए वो बच्चे कैसे दूर होंगे इनसे, आप उन बच्चों का पूरी फोरेंसिक जांच करके डाटा तैयार करिए और उनको फिर उसके बाद बता दीजिए, सारी प्राइवेट कंपनीज को भी करिए और गवर्नमेंट कर दिए, सर आपको कोई भी जिम्मेदारी पद नहीं दिया जाएगा। जो व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक नहीं बन सकता उसको कोई पद कैसे दे सकते हो आप साहब? आप पुलिस पर हाथ उठा रहे हो सर, ये मजाक है सर। यूनिफॉर्म वाले पुलिस को, एक तो हो सकता है आप अनजाने में यूनिफॉर्म नहीं पहने वाले को कर रहे हो, भाई मुझसे गलती हो गई मैं कह सकता हूं, somebody is in uniform,
जिसको सारे कानूनी मतलब उसको पूरा उसको मिला हुआ है, राइट मिला हुआ है, आप उसके अगेंस्ट ये चीजें कर सकते हो, तो सर उन उन लोगों को आप क्यों नहीं, किसी भी तरीके की नौकरी नहीं मिलेगी, जाइए आप जी। अब आप मतलब आप ये देश को देखिए, कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मैं भी, कई लोग अब मेरी इस बात को सुन के जो बड़े जनतांत्रिक और उसकी बात, अरे नीरज यार तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम तो कैसे होते थे, लेकिन साहब उस सिस्टम से हमने निकल के वो हम फिर वहां भी जाके चले गए ना जहां से हम सब कुछ सीख रहे हैं। सर वहां कोई नहीं टॉलरेट करता इन लोगों को, कोई भी नहीं टॉलरेट करेगा। हमने पिछले 70-75 साल का जो भी ये जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी देखी ना, बर्बाद। आपका जैसे क्वेश्चन था महाराणा प्रताप जी के बारे में, मैं उस विषय पे इसलिए नहीं गया कि देखिए बड़ा दुख होता है, आप अपना देश बना रहे हो लेकिन आपको देश की कोई नींव नहीं रख रहे हो। चाइना आजाद होने से पहले किसका गुलाम था? मुझे आपकी उनकी प्राइमरी सेक्शन की किसी भी किताब में दिखा दीजिए जहां उन्होंने अपना ये काल बच्चों को पढ़ाया हुआ। इसलिए उनके बच्चे जब बड़े हुए उनको कोई कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, ना तो उनको अंग्रेजी नहीं आने का कॉम्प्लेक्स होता है, ना कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। उन्होंने अपने जो फिलोसफर थे, उनके अपने जो अचीवमेंट थे वो पढ़े। क्या हमारे पास उन अचीवमेंट्स की कमी थी? लेकिन नहीं, आपको जबरदस्ती ये बताना था, ये सिखा, किसी भी इंटरेस्ट है, या वो गलती हो गई, लेकिन वो सुधार करने का समय आ चुका है जी। हमारे बच्चों को अपने ऊपर, अपने अस्तित्व पर गर्व होने की जरूरत है। और क्यों ना हो, हमारा पास्ट इतना अच्छा रहा हुआ है, इतना गौरवमयी रहा हुआ है। बीच में हमने जो 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 सो कॉल्ड हम पढ़े लिखे मॉडर्न एजुकेशन के लोग थे, बल्कि हमने उसको ज्यादा गंदा किया, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल जिंदगी में आ गए, एक स्यूडो, जिसको मैं बहुत यूज करता हूँ, कि छद्म की जिंदगी हमारे अननोइंगली हमारे जीवन में आती चली गई और हम उसको अपनाते चले गए, और हमको किसी को उसमें छोटा सा लाभ होता है तो उससे हम खुश होते रहे। तो ये एक समय है, ये समय चक्र है, समय घूम रहा है। और मैं तो इस आंदोलन से, देखिए आज जो है रिजल्ट, मैं तो उससे खुश हूँ। अब वो मान लीजिए किसी वजह से धर्मेंद्र प्रधान को हटाना ही पड़ गया एजुकेशन मिनिस्टर से, तो मैं तो सरकार से कहूंगा, सर देखिए अगर ऐसा करते हो आप, और ये आप अपना वीडियो ऑडियो जो भी है ये सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा, कि वे धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति को अगर इन किसी भी कंप्रोमाइज में हटाना पड़ता है, तो आप इससे ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर बना दीजिएगा उनको, क्योंकि ही इज एफिशिएंट गाय। उसका जब रिसर्च मैंने कल से क्या, जब मैं भी देख रहा था पढ़ रहा ना, तो मैंने कुछ इंटरनेट पे जाके कुछ डाटा निकाला जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं वहां से। जी, ड्यूरिंग दिस टाइम इन हिज पीरियड आई थिंक लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैज हैपेंड। और ये जो ना पेपर लीक होना वगैरह, ये सब चीजें सर, ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टमेटिक फ्लॉज है। आप उस पे काम करिए ना, कि जो आपका ये जो कोचिंग चलता है, कोचिंग माफिया जो है, आप उस पे काम कीजिए। वहां से पैसे क्लैरिकल लेवल पर ये चीजें आउट होती हैं, आप वहां कंट्रोल करिए। तो उस पर मिनिस्टर का इस्तीफा लेके क्या होगा? इस्तीफा तो मत लीजिए, आप ये लीजिए, अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान कल्प्रिट कहीं नजर आ जाए पूरी इंक्वायरी में, तो फिर आप उनका पूरा पॉलिटिकल कैरियर खत्म करिए। लेकिन अगर वो नहीं आता तो खाली इस्तीफा इस्तीफा ये क्या है? तो राहुल गांधी को भी मेरे को बड़ा, मैंने वो इसीलिए लिखा था कि विपक्ष कुछ अक्ल लगाए, अपना अच्छा काम करे, अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़े, तो एक अच्छा विपक्ष आएगा, तो सरकार से भी अच्छा काम, ज्यादा अच्छा काम करा सकेंगे हम। जी, ये तो बहुत ही एक कठिन परिस्थिति में और एक समस्या खड़ी की गई है, उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है। एक अराजक आंदोलन को मतलब अराजक आयोजन को आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, और बहुत सारी जो होलिकाओं बन गई हैं कि जो कोई बैग उठा के चला जा रहा है, वो मतलब एक छात्र की बात आ रही है। भी सारे छात्र नहीं है, बहुत सारे इस देश के अंदर 70% छात्र मजबूरी के छात्र हैं। वो बिना, उनका कोई ध्येय नहीं है, वो कोई एग्जाम पास करने की उनको काबिलियत नहीं है, ये उनको पता है। लेकिन पीयर प्रेशर में, समाज के प्रेशर में, या कोचिंग माफिया के प्रेशर में कि आप कोचिंग नहीं करोगे, शर्मा जी का लड़का कर रहा है, वर्मा जी की लड़की कर रही है, तो हमारे बच्चों को भी कोचिंग में जाना है। और आप और हम तो, हमें मालूम है कि कोचिंग में कभी गए नहीं। हमने तो जब भी मौका पड़ा है दूसरों को पढ़ाया है, मौका दूसरों को पढ़ाया, तो हम तो कोचिंग में गए नहीं। लेकिन आज एक कोचिंग व्यवस्था है, लेकिन ये जो एक पेपर लीक की समस्या है, उसमें कोचिंग माफिया का परोक्ष और सामने सीधा सीधा रोल कई बार दिखाई देता है कि अपने कोचिंग संस्थान को लाभ देने के लिए कई तरह के प्रपंच रचे जाते हैं, जिसमें पेपर लीक करवाना भी एक मुख्य ध्येय है, कारण है।
बिल्कुल, ये बिल्कुल, जो बिल्कुल। पूना के और वहाँ के जो लोगों ने पेपर लीक किए हैं, भई पहली तो बात ये है कि ये भई आजकल के भारत में डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन में सबसे अग्रणी प्रदर्शन में खड़ा हुआ। तो सारे के सारे एग्ज़ाम चाहे वो स्टेट के हों या कि सेंटर के हों या पब्लिक सेक्टर के हों, कि उनका एक ही फ़ॉर्मेट होना चाहिए। दूसरा ये है कि कागज़ पे प्रश्न पत्र छापने का मामला ही बताना, भई 1000 प्रश्न होंगे ना, 1500 प्रश्न होंगे, उसको कंप्यूटर में डाल दीजिए आप। अगर अगर आपको उसको सामने आपको पेपर मतलब उस तरह से पेपर बाँटना भी है मान लीजिए, कई जगह बाँटना पड़ेगा आपको, वो ज़्यादातर तो आप कंप्यूटर पे ही कर सकते हैं। तो जहाँ ये एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ पे 15 मिनट पहले अगर 600 पेपर हैं, वो वहाँ पे छप के बाहर निकल जाएँगे, वो व्यवस्था कर दीजिए। या कि पूरा का पूरा डिजिटल वो कर वो तो दीजिए अपन उसका एक अलग ही अलग डिस्कशन रखेंगे कि सरकार को क्या, हाँ, वैसे नहीं सरकार मतलब के पास भी सारी ये वो हैं। जी, जी, जी। जी, मतलब अच्छा, मुख्य बात ये है कि भई जी, इस समस्या के समाधान तकनीकी हैं, जी, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, मैनेजरियल हैं, नॉट पॉलिटिकल। तो ये इस महत्वपूर्ण विषय पे आपके पास फिर भी लौटेंगे कि आगे ये जो भी कुछ चल रहा है, वो किस तरह की करवट लेगा और आपका जो आकलन है कि इसके जो आयोजक हैं, उन्होंने जो गणनाएँ करके इसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, उस प्रयासों में उनको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि ब्लो बैक जनता भी देख रही है। भई एक है ना कि भई जनता सब जानती है। वो बिल्कुल। जनता सब जानती है, ये बार-बार सिद्ध हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये जिद है कि हम जनता को मूर्ख बना देंगे। तो शायद ये जो एक आयोजन हो रहा है, वो उसी की तरफ जा रहा है और जैसा कि आपने आकलन किया, इस बात को विभिन्न आयामों से समझाया, तो उसके लिए आपका धन्यवाद और बात 25 में की तरफ से आपका धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे, इसी तरह की और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की कुछ चर्चा करने के लिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद महाराज। धन्यवाद। तो दिल्ली में चलता हुआ तिलचट्टों के द्वारा, तिलचट्टों के नाम से, तिलचट्टों के आवरण ओढ़ करके किया हुआ जो एक आयोजन है, उसको शायद आंदोलन का नाम नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज़्ड एक कोई परिस्थिति है। नीट की परीक्षा के पेपर लीक हुआ नहीं होना चाहिए, उसका समाधान निश्चय ही निकलना चाहिए। लेकिन नीट के पेपर की परीक्षा भी हो गई। लोगों ने इस समय का इस्तेमाल किया। 1 महीने उनको एक्स्ट्रा मिला उसका जो उसमें जो पहला अव्वल नंबर जिस लड़के बच्चे का आया है, वो कह रहा है कि भई मैं बाहर प्रदर्शन करने क्यों जाऊँ? मुझे 1 महीना मिल गया तो मैं पहले से अधिक तैयारी करूँगा और वो 720 में से 715 नंबर लेकर के आ गया। तो उस तरह के जो निपुण छात्र हैं, जो कि जिनमें प्रतिभाशाली छात्र हैं और प्रतिभाशाली युवा हैं, इंजीनियर्स हैं जो कि अंतरिक्ष में विमान मतलब अंतरिक्ष की यात्राओं पे के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और भी अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो इस आवरण के कई आयामों को डॉक्टर नीरज रावत से हमने समझा, तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।